एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में। वैसे तो फिलोसॉफिकल स्कूल जो है नेचुरल लॉ स्कूल का ही एक पार्ट है, लेकिन इनमें बेसिक से डिफरेंस हैं जिसको कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं हम फिलोसॉफिकल स्कूल क्या है। फिलोसॉफिकल स्कूल जो है रीजन या लॉजिक पर बात करता है। नेचुरल लॉ स्कूल क्या बात करता था? प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा था कि नेचुरल लॉ स्कूल जो है लॉ को मानता है एज ए डिवाइन लॉ, एज ए इटर्नल लॉ। वो कहता है, नेचुरल लॉ स्कूल वाले जो जूरिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, ये कहते हैं कि जो भगवान ने जो बोल दिया डिवाइन लॉ, गॉड मेड लॉ, जो लॉ है वो गॉड मेड है, भगवान ने जो बोल दिया वो लॉ है। लेकिन फिलोसॉफिकल लॉ स्कूल के जो जूरिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, उन्होंने इसमें रीजन और लॉजिक को जोड़ दिया है कि जो लॉ होता है उसमें रीजन होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए या फिर वो लॉजिकल होना चाहिए। फिलोसॉफिकल स्कूल ने गॉड के कंसेप्ट को एक तरीके से एक साइड करके रीजन और लॉजिक के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक नेचर जो है वो पूरे संसार को चलाती है, और नेचर का मतलब गॉड नहीं है। नेचर का मतलब एक ऐसी जो कोई पावर है जो कि पूरे विश्व की रचना करने वाली है, पूरे विश्व को चला रही है, पूरे विश्व को संचालन कर रही है। तो उसमें नेचर अपने आप से जो है लोगों को ऐसा बना देती है कि वो जैसे ही पैदा होते हैं तो वो सोसाइटी में रहना सीख जाते हैं अपने आप से, और उसमें जो उनकी वे ऑफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, या फिर जिन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हैं उसमें रीजन और लॉजिक होना चाहिए। ये फिलोसॉफिकल स्कूल ने कहा है। जबकि नेचुरल लॉ स्कूल है, लॉ को मानते थे कि डिवाइन लॉ है, गॉड मेड लॉ है, भगवान ने जो कह दिया, भगवान ने जो बोल दिया, ईश्वर ने जो बोल दिया, दैवीय शक्तियाँ जो हैं वही लॉ है। तो अब देखते हैं रीजन क्या होता है। रीजन सम सोर्ट्स ऑफ वैल्यूज़ होता है, या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स जो होते हैं वो रीजन या रीजनेबल थिंग्स होते हैं। और ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ होती हैं ये जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, ये कहा गया है। इनको हम इसलिए हम ये जो नेचुरल जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है उसको फॉलो करते हैं एक तरीके से, तो इसलिए इसको नेचुरल लॉ का पार्ट या नेचुरल लॉ भी कह सकते हैं फिलोसॉफिकल स्कूल को। ऑल्दो ये जो है नेचुरल लॉ स्कूल का पार्ट है। ये अलग बात है कि नेचुरल लॉ स्कूल के जूरिस्ट ने लॉ को किसी अलग तरीके से लिया है, लेकिन नेचुरल लॉ है या फिलोसॉफिकल लॉ है वो नेचर के द्वारा बनाया हुआ जो कानून है। अब जो रीजन के अगेंस्ट जो होंगे, रीजनेबल जो रीजनेबल बात है उसके अगेंस्ट में लॉ जो होते हैं, किसी पर्सन के जो इंटरेस्ट को जो हार्म करते हैं वो लॉ वैलिड नहीं होंगे, ये बताया गया है। अगर कोई लॉ ऐसा है जो लोगों के हित में नहीं है तो वो इनवैलिड होगा। ना ही तो ऐसा लॉ बनाया जाता है और ना ही ऐसा लॉ होगा। नेचुरल लॉ रीजनिंग के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी है तो वो सारे लॉ गलत होंगे, इनवैलिड होंगे, वॉइड होंगे। स्टेट को कानून बनाते टाइम रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ये फिलोसॉफिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके कुछ जूरिस्ट के व्यूज़ देखते हैं, कुछ फिलोसोफर के व्यूज़ देखते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि फिलोसॉफिकल स्कूल का असल में कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले जो है जूरिस्ट वो हुए हैं ह्यूगो ग्रोसियस। ये फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल माने जाते हैं, ये फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी माने जाते हैं। इन्होंने नेचुरल लॉ की फ़िलोसॉफी दी थी, और उसको जो लॉ है उसमें रीजन और लॉजिक को ऐड करने इन्होंने बोला था, और उन्होंने इसमें से सेपरेट किया डिवाइन लॉ को। इन्होंने गॉड मेड लॉ या फिर दैवीय शक्तियों को रीजन और लॉजिक से अलग किया। इन्होंने कहा कानून भगवान ने बोला इसलिए नहीं बना, ये तो एक नेचर है। जैसे ही आदमी पैदा हुआ है तो नेचर ने उसको अपने आप इस तरीके से बना दिया कि वो सोसाइटी में मिलजुल कर रहेगा और सोशल एनिमल हो जाता है। आदमी जैसे ही पैदा होता है आदमी एक सोशल एनिमल होता है, उसमें रीजनिंग होती है, उसमें लॉजिक होता है, इसलिए वो नेचुरली ऐसा बन जाता है। इसलिए नेचर का बेस ही रीजनिंग है, लॉजिक है। तो उन्होंने सोसाइटी और जो ये कहा कि जो सोसाइटी है, स्टेट्स हैं, देश हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी है, कहीं भी रहते हैं, ये सारे मिलजुल कर क्यों रहते हैं? ये एक दूसरे के राइट्स को वॉयलेट
क्यों नहीं करते हैं। ये बात अलग है कि राइट्स वायलेट हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल या मोस्टली पीपल जो है एक दूसरे के राइट वायलेट नहीं करते, या एक देश दूसरे का जल्दी से राइट वायलेट नहीं करता। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? उन्होंने कहा इसके पीछे लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम काम करता है, और ये एक रीजन, इसके पीछे रीजन है, लॉजिक है। क्योंकि एक पर्सन अगर दूसरे का राइट को वायलेट करेगा तो दूसरे के राइट भी बहुत जल्दी वायलेट हो जाएंगे। कोई भी अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल नहीं रखेगा, सब लोग अपने एक दूसरे के राइट को वायलेट करते रहेंगे। तो एक तरीके का सैंक्शन है, एक तरीके की लीगल सिस्टम है, एक तरीके की पनिशमेंट है जो फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट के रूप में काम करती है। तो इस तरीके से म्यूचुअली जो लॉज हैं अपने आप से डिसाइड होते चले जाते हैं। लोग एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जैसी सिस्टम में बंधे हुए हैं कि सभी मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ पे एक बोलता है कि आप मेरे राइट का सम्मान करो, तो मैं आपके राइट का ऑटोमेटिकली सम्मान करूँगा, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल रखूँगा। और इन्होंने अपनी वर्क या इन्होंने अपनी बुक लिखी है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस, उसमें ये सब सारी बातें कही हैं। दूसरे फिलोसोफर हुए हैं इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट ने एथिक्स के बारे में बहुत सारी बात बताई है, वैल्यूज़ और मोरल्स के बारे में। उन्होंने लॉ और मोरालिटी जो है उसको एक साथ देखा है, और उन्होंने कहा है कि किसी आदमी ने कोई भी स्टेप उठाया, कोई भी काम किया, तो उसमें क्या है कि इमोशंस नहीं होने चाहिए, उसके पीछे लॉजिक एंड रीज़न होना चाहिए, प्लस लीगल बाउंड्रीज होनी चाहिए, और उन लीगल बाउंड्रीज में रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, ना कि इमोशंस नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड जो फॉर्म होती है, यूनाइटेड विल जो होती है, वह पीपल की विल होती है। किसी भी लेजिस्लेशन को अगर आप बहुत मजबूत देखना चाहते हैं या मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके जो जनरल विल ऑफ द पीपल देखनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग क्या चाहते हैं। आज का अगर लॉ का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो भी ऐसा ही है। लॉ में अमेंडमेंट होता है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है, कोई भी लॉ को रिपील किया जाता है या कोई भी लॉ में मॉडिफिकेशन किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की जो है नीड्स को देख के, सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए जाते हैं। चेंजिंग सोसाइटी की नीड के अनुसार जो लॉ है घूमता रहता है, लॉ जो है मोल्ड होता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि यूनाइटेड विल ऑफ द पीपल हैं, उनकी जो विल है वो चीज़ देखनी चाहिए कानून बनाते टाइम, तभी जाकर एक स्टेट है, तभी जाकर एक सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत रहेगा। तो ये जो विल है ये इंडिविजुअल भी हो सकती है या पूरा कोलेक्टिव इंटरेस्ट भी हो सकता है या कोलेक्टिव विल भी हो सकता है। तो इनके इंटरेस्ट को, इनकी विल को सेफ एंड सिक्योर रखना ही एक स्टेट का काम है। तो इन्होंने जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और सोशल इंटरेस्ट है उसको सिक्योर एंड सेफ करने के लिए जो बातें बताई हैं या फिर जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है, आगे हम उसको कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के नाम से जानते हैं। और इस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में ये कहा गया है कि जब भी सोसाइटी में कोई भी आदमी काम करता है, उसका कोई भी एक्ट है या कंडक्ट है, तो उसमें इमोशंस का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। वो लीगल ऑब्लिगेशंस को ही फॉलो करेगा, वो रूल्स को ही फॉलो करेगा। मान लो ये कह रहे हैं कि रूल है कि आप चाहते हो सोसाइटी में दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ गलत ना करे, तो ये चीज़ सबसे पहले आपको अपने ऊपर अप्लाई करनी होगी। आप चाहते हो सोसाइटी में कि दूसरा पर्सन आपके राइट्स का जो है सम्मान करे, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको अपने ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से कोई झूठ नहीं बोलना, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं तो हम अपने आप को पहले ऐसा बनाएंगे कि हमने कभी झूठ नहीं बोलना। अब ऐसे ही सोसाइटी में बहुत सारे टाइप्स के जो हैं प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके रिगार्डिंग हम कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए हमें अपने आप को देखना होगा और हमें अपने आप पर अप्लाई करना होगा कि हम ऐसा ना करें। तो मान लो मर्डर है, मर्डर तक तो ठीक है कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, सोसाइटी में हार्मनी और पीस बनाए रखने के लिए ठीक है और ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई और दूसरी टाइप की प्रैक्टिसेस हैं जो कि डेली लाइफ की हैं, जैसे कि झूठ बोलना, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम पूरी ज़िंदगी झूठ नहीं बोलेंगे, पूरी लाइफ में ही झूठ नहीं बोलेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसके क्रिटिसिज्म में एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हम बहुत बार पढ़ने को देखते हैं या बहुत बार पढ़ने को मिलता है, वो ये है कि मान लो एक सीरियल किलर या एक मर्डरर आपके दरवाजे के सामने आया, किसी आदमी के दरवाजे के सामने गया और उसने ये कहा कि वेयर इज़ योर वाइफ एंड वेयर इज़ योर सन। आपको ये पता है कि इसको बताते ही
ये आदमी मेरे बच्चे और मेरे जो वाइफ है उसको मारेगा, तो इस सिचुएशन में अगर रूल को फॉलो किया जाए तो आपको झूठ बोलना ही नहीं है, क्योंकि तो आप तो सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हो कि झूठ नहीं बोलोगे। तो हम खुद पे भी पहले अप्लाई कर रहे हैं इस बात को। नहीं, यहाँ पर जो झूठ बोलना, यहाँ पर सच बोलना बेवकूफ़ी ही होगी। और तो इसलिए कहा गया है कि जो ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है ज़रूरी, ये इसके रूल्स को फॉलो करना हमेशा ही जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कई बार है जो लॉजिक और रीजन को लगाना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट मैटर से या किसी भी पर्टिकुलर मैटर से। कांट ने डेंटियोलॉजिकल एथिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। तो उसके बाद हम अब रीजन और लॉजिक को देखते हैं। तो रीजन और लॉजिक से सीधा सीधा यही निकल करके सामने आता है कि कोई भी लॉ है या कोई भी फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट भी है, तो उसमें हर एक चीज़ के लिए रीजन होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसको अंधाधुंध जो है फॉलो करते जाना है। डिवाइन लॉ के जैसे जो भगवान ने बोल दिया अब वही लॉ बनेगा, आगे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट या इम्प्रूवमेंट्स नहीं होंगी, जो दैवीय कानून है वही कानून है, ऐसा नहीं होगा। और तो इन्होंने बोला कि अगर जो सिचुएशंस के हिसाब से रीजन और लॉजिक लगा सकता है और या फिर जो लीगल इस तरीके से लीगल ऑब्लिगेशंस को फॉलो कर सकता है, वहीं जो पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअल या सोशल कलेक्टिव इंटरेस्ट की जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। उसके बाद आते हैं हीगल। हीगल जो है इन्होंने एक तरीके से डायलैक्टिकल मेथड को दिया। डायलैक्टिकल मेथड का मतलब इनसे मतलब था कि जब अगर मान लो सोसाइटी में 2 या 3 लोग आपस में रहेंगे या पूरी सोसाइटी रहेगी तो वो इंटरडिपेंडेंट रहेगी। इंटरडिपेंडेंट तो रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो है ना विचार अलग अलग होते हैं, अपने अलग अलग विचार रखते हैं। तो अभी इस सोसाइटी में पूरी तरीके से एक सोशल कंट्रोल अगर रखना है या फिर सोशल हारमनी बनाकर रखनी है, तो कैसे बनाएंगे इस हारमनी को? तो इस हारमनी बनाने के लिए उन दोनों अलग अलग व्यू को किसी एक न पॉइंट पर जाकर के एक न एक पॉइंट पर जाकर उसमें हारमनी बनानी पड़ती है और उस पॉइंट को मिलाना पड़ता है। तो इस तरीके से उनके पॉइंट्स को मिलाया, उसमें से भी कुछ टेक्निकलिटीज़ निकलेंगी और उस टेक्निकलिटीज़ में से भी कुछ टेक्निकलिटीज़ निकलेंगी और ऐसे हमेशा के लिए न्यू न्यू ओपिनियन आती रहेंगी। तो ये न्यू ओपिनियंस जो आती रहती हैं, यही एक तरीके की जो सोसाइटी है, सोसाइटी में नई नई ओपिनियंस, लीगल्स एंड रीजन किसी बात के पीछे जो है लॉजिक को क्रिएट करते रहते हैं। उसके बाद है फिचटे। फिचटे ने भी जो जुरिस्ट हुए हैं फिलोसोफर फिचटे, उन्होंने भी हीगल के जैसे ही विचार दिए, लेकिन जैसे हीगल ने बोला है कि नई नई ओपिनियन आती रहेंगी और उसमें नई नई टेक्निकलिटीज़ निकलती रहेंगी। तो नई नई ओपिनियन बोलने की बजाय इन्होंने इनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है। थीसिस रहेगी, उसके दूसरे अगेंस्ट में एंटी थीसिस रहेंगी और ये दोनों मिलकर सिंथेसिस का फॉर्म बनाएंगी। थीसिस, एंटी थीसिस और ये मिलकर सिंथेसिस बनाएंगी। सिंथेसिस का मतलब होता है विश्लेषण, या पूरा एक कंक्लूजन निकल करके सामने आएगा। कंक्लूजन भी है तो उसमें से कुछ न कुछ टेक्निकलिटीज़, कुछ नए लॉजिक्स, कुछ नए रीजन्स निकल कर सामने आएंगे। तो ये उन्होंने कहा था। उसके बाद है जॉन रॉल्स। इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी और बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए जस्टिस को है डिफाइन करने के लिए, या थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिफाइन करने के लिए। इन्होंने कहा कि सोसाइटी में कोई भी रूल बनाता है, अगर स्टेट सोसाइटी के लिए रूल बनाता है या नेचर है, लोगों की नेचर है सोसाइटी में रहने की, और इस तरीके से अपने आप से वो एक तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो उनको क्रिएट करते टाइम इतना निष्पक्ष होना चाहिए एक पर्सन को कि दूसरे पर्सन के साथ उसको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। यानी 2 साइड होते हैं, किसी भी जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से जो है स्टेट में फिजिकल फोर्स का निर्माण करते टाइम या स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 2 पहलू होते हैं। एक तो सरकार, एक कानून बनाने वाला, एक दूसरा जिनके ऊपर कानून लागू किया जाता है वो। तो दोनों जो पहलू हैं या दोनों साइड्स जो हैं ऐसे होने चाहिए कि एक साइड ने दूसरी साइड के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया हुआ हो। अब मान लो उन्होंने लॉ बनाना है तो इतने निष्पक्ष हो जाना है, इतना निष्पक्ष हो जाना है कि आप ये भूल जाओ कि आपका खुद का अपना इंटरेस्ट क्या है और आप क्या हो। आप इतने निस्वार्थ हो जाओ
कि आप पर्टिकुलर अगर एक जेंडर से रिलेट हो, यानी कि आप एक मेल हो, तो ये सोचना बंद कर दो कि मैं मेल हूँ और मैं मेल जो सोसाइटी है उसके लिए अच्छे रूल बनाऊंगा। अगर आप फीमेल हो तो ये सोचना बंद कर दो कि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं फीमेल के लिए अच्छे लॉज बनाऊंगा। इस तरीके के विचार दिमाग से निकाल करके हर तरीके का अपना एक अपना जो दिमाग में अपना खुद का इंटरेस्ट है उसको एकदम बाहर कर दो। उसके बाद जो सोसाइटी के लिए लॉ बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, बिल्कुल निस्वार्थ होकर के, ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस ना रहे। बच्चे, बूढ़े, बड़े, औरत, आदमी सभी के लिए एक समान लॉ हो। लड़के लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं हो, किसी तरीके का किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी सोसाइटी में के इंटरेस्ट एक दूसरे से जो है क्लैश ना हो और उनमें हार्मनी बनी रहे। इस तरीके के आप लॉ बनाओ। तो जॉन रोल्स ने अपने ये विचार दिए थे। उसके बाद हम फिलोसॉफिकल स्कूल में कुछ और जूरिस्ट को भी पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ नेचुरल लॉ स्कूल्स के जूरिस्ट हैं, जैसे कि स्टैमलर को हमने पढ़ा था, थॉमस एक्विनास को भी पढ़ा था। इस तरीके से दूसरे और जूरिस्ट को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली हम इतने जूरिस्ट को अगर याद करते हैं तो काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।